दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ग्लोब को तो देखा ही होगा और ग्लोब के ऊपर बनी हुई बहुत सारी जाल बना रहता है कुछ रेखाओं का, उसको भी जरूर देखा होगा। तो ये जाल आखिर क्या रहता है, इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिटेल्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्लोब एंड ग्रिड के बारे में जानेंगे, ये क्या चीज होती है। देन फिर हम अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड्स के बारे में देखेंगे। फिर हम 7 जो मेजर लाइन्स हैं लैटिट्यूड्स की, उनको देखेंगे। फिर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ यानी जलवायु कटिबंध को देखेंगे। फिर मिडनाइट सन एंड पोलर नाइट को देखेंगे, यानी कि पोलर रीजन्स में दिन और रात कैसे बनते हैं। वहीं पर देखेंगे फिर लॉन्गिट्यूड्स को, यानी कि देशांतर रेखाएं। फिर देशांतर रेखाएं और समय के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर देखेंगे हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों जरूरत पड़ती है। फिर देखेंगे इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन से स्टेट से पास हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक जो कि है ग्लोब एंड ग्रिड। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब हमारी धरती यानी कि हमारा जो प्लेनेट है, पृथ्वी है, उसका एग्जैक्ट मिनिएचर फॉर्म है। यानी कि उसको हमने बहुत बड़ी जो गोल जो पृथ्वी है उसको हम छोटे रूप में एज ए ग्लोब के रूप में देखते हैं, जिसके अंदर हम क्लियरली जो हमारे जो कंटिनेंट्स की जो शेप्स हैं, यानी कि जो महाद्वीपों की जो शेप्स हैं उनको, हमारे जो महासागरों की जो शेप्स हैं उनको, कुछ भी जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं उनको एक एग्जैक्ट फॉर्म में दिखा सकें, उसी के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक मैप के ऊपर पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं ग्रिड क्या चीज़ है। तो ग्लोब के ऊपर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और एक जाल सा बना लेती हैं। इसी जाल को हम ग्रिड बोल देते हैं। ये रेखाएं कुछ और नहीं है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ही हैं, जो एक दूसरे को बहुत सी सारी जगह पर काटती हैं। इन्हीं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हम किसी भी जगह को, यानी कि किसी भी प्लेस को हम जान सकते हैं। जो आजकल हम अपना मैप इस्तेमाल करते हैं किसी भी लोकेशंस को ढूंढने के लिए, जैसे कि गूगल मैप्स हो गया, उन मैप्स के अंदर भी इन्हीं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को डिफाइंड किया जाता है कि इस लॉन्गिट्यूड्स एंड इस लैटिट्यूड्स के ऊपर कौन सी जगह प्रेजेंट है, यानी कि हम लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन का, इसी ग्रिड की मदद से। अब हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड्स कौन सी होती हैं। तो ग्लोब के ऊपर कुछ पैरेलल रेखाएं रहती हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई रेखाएं। तो ये कुछ लेटी हुई रेखाएं होती हैं इस तरीके से, इन्हीं को हम बोल देते हैं लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं। ये पूरी की पूरी रेखाएं जो पैरेलल रहती हैं एक दूसरे के, यानी कि समानांतर रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लॉन्गिट्यूड्स रहती हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में बहुत अंतर है। लॉन्गिट्यूड्स जो रहती हैं वो पैरेलल नहीं रहती हैं एक दूसरे के, जबकि लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर रहती हैं। यानी कि अगर इस लोकेशन में कोई भी लैटिट्यूड्स में 4 किलोमीटर का अंतर है तो यहाँ पर भी सेम 4 किलोमीटर का ही अंतर देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर अगर हम देखा जाए तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा जो रहती है हमारी, उसको हम 0 डिग्री मानते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देख पाओगे, यहाँ पे आपको 0 डिग्री देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसको नॉर्थ की साइड में बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा जो डिग्रीज है बढ़ती चली जाएंगी। और इस तरीके से हमारी जो अर्थ को हमने बहुत सारे जोन्स में डिवाइड करके रखा है। इन्हीं लैटिट्यूड्स की मदद से हम ज़्यादातर जो क्लाइमेट्स हैं हमारे, उनको पता लगा लेते हैं कि इस रीजन में किस तरीके का क्लाइमेट होने वाला है। अब हम देखेंगे जो 7 मेजर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर जो बोलते हैं, जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा था, इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री पर रहती है और यही 0 डिग्री हमारी जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है, यानी कि एक हो जाएगा आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर हम अर्थ को एक बॉल के रूप में देखें तो इसका अगर हम 2 टुकड़े कर दें इस तरीके से, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को हम बोल देंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को बोल देंगे हम साउथर्न हेमिस्फीयर। यही 0 डिग्री इसको 2 हिस्सों में बांटती है। तो दूसरे नंबर पर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं और ये प्रेजेंट रहती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। वहीं एक दूसरी भी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं और ये 23.5 डिग्री साउथ में रहती है। अगर इस पिक्चर के अंदर जाते हैं तो ऊपर जो रहती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहती है और नीचे रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस रहती है भूमध्य रेखा से। अगर अंतर देखा जाए तो ये 23.5 डिग्री पर है नॉर्थ में, ये 23.5 डिग्री पर है साउथ में। ऊपर वाली को हम कर्क रेखा बोलते हैं और नीचे वाली को हम मकर रेखा बोलते हैं। अब आता है आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त, जो कि प्रेजेंट रहता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। वहीं दूसरा होता है अंटार्कटिक सर्कल यानी कि अंटार्कटिक वृत्त, जो रहता है 66.5 डिग्री साउथ में। इस पिक्चर में आप जाओगे तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल,
क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आर्कटिक ओशियन भी रहता है, इसी की वजह से इसको याद रख सकते हो आप। इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और ये प्रेजेंट रहता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। वहीं एक अंटार्कटिक सर्कल है, जो ये भी क्या है, अंटार्कटिक जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है यानी कि महाद्वीप है, वहां पर प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका नाम याद रख सकते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये भी 66.5 डिग्री साउथ में रहता है और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में रहता है। फिर आते हैं एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल यहाँ पे 90 डिग्री पर प्रेजेंट रहता है और यहाँ पर साउथ पोल है वो क्या है 90 डिग्री साउथ में प्रेजेंट रहता है और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट रहता है। अब ये जो 7 जो डिविजन्स किए हुए हैं, इंपोर्टेंट जो रेखाएं बनाई हुई हैं, ये क्यों बनाई हुई हैं, इनका क्या कारण है, इनका क्या इंपोर्टेंस है? तो सबसे पहले तो एक क्लाइमेटिक जोन्स निर्धारित करती हैं, यानी कि जलवायु जो कटिबंध है हर एक रीजन को ये डिफाइन करती हैं। जैसे कि जो भी इक्वेटर के दोनों साइड में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होगा उसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय यानी कि टॉरिड जोन। क्योंकि यहाँ पर एक ना एक बार तो पूरे वर्ष के अंदर यानी कि पूरे साल के अंदर एक बार जरूर सूरज की जो किरण है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ने वाली है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या है हीट जोन बन जाते हैं, यानी कि गर्मी ज्यादा रहती है यहाँ पर। वहीं जो दूसरा जो जोन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल के बीच में रहता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। नॉर्थ वाले को नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ वाले को साउथ टेम्परेट जोन। इस तरीके से जो टेम्परेट जोन जो बनते हैं, यहाँ पर कभी भी सूरज की किरणें डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा डाउन रहता है इसके कंपेरिजन में। इसलिए इनको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट आता है फ्रीजिड जोन। ये क्या है, बहुत ठंडे इलाके होते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सूरज की किरणें डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो बर्फ़ है वो कभी पिघल ही नहीं पाती है। और दूसरी बात ये है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इन जगहों पर क्या है 6 महीने का दिन रहता है और 6 महीने की रात रहती है। यानी कि दिन के समय में भी अगर आपका दिन यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी रात होएगी नहीं। रीज़न उसका ये है क्योंकि हमारी जो धरती है कुछ डिग्री कोण पर झुकी हुई रहती है और जिसकी वजह से जब किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये इसका जो धरती का एक भाग है ये हमेशा सूरज की तरफ ही रहेगा। तो नॉर्थ पोल में 6 महीने की दिन रहती है और 6 महीने की रात रहती है, उसी तरीके से साउथ पोल में भी, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर झुकी हुई रहती है, जिसकी वजह से एक पोर्शन इसका हमेशा सूरज की किरणों को झेलता है। और जब ये घूमती है तो एक बार नॉर्थ पोल का नंबर आता है और दूसरे 6 महीने बाद साउथ पोल का नंबर आता है। उसी की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर 6-6 महीने की दिन रात होते हैं। इन लैटिट्यूड्स की वजह से ही हमारा जो क्लाइमेट्स है यानी कि जो हवाएं चलती हैं, ट्रेड विंड्स जो चलती हैं, वो भी इन्हीं की वजह से चलती हैं। इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे बाद में, एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसके अंदर हम ट्रेड विंड्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो विंड्स चलती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो हमारे ग्लोब के ऊपर इस तरीके की जो खड़ी रेखाएं रहती हैं उन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। इनको हम मेरिडियंस के नाम से भी जानते हैं और ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। ये हमेशा जो डिस्टेंस जो रहती है वो ईस्ट से वेस्ट वाला जो डिस्टेंस रहती है उसको नापने का ये पूरा काम करती हैं। यानी कि जो इस तरीके का जो डिस्टेंस है उसको ये नापने का काम करती हैं। जैसे कि इस अफ्रीका के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूड्स की मदद से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये 40 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है। इस तरीके से हमारा जो ईस्ट से लेके वेस्ट वाला जो डायरेक्शंस वाला जो रीजन है उसको नापने का काम करती हैं। ये इक्वेटर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहती हैं, यानी कि दूरी बना के रखती हैं। वहीं पोल्स पर ये एक जगह पर मिल जाती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से शुरू होती हैं और यहाँ पर ये काफ़ी दूरी बना लेती हैं। यानी कि सबसे जो ज़्यादा जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वेटर पर रहता है, जो भूमध्य रेखा पर रहता है, और यहीं पर ये भूमध्य रेखा को काटती है जो कि 90 डिग्री पर काटती है हमेशा। ये सारी की सारी रेखाएं एक समान साइज में रहती हैं। वहीं अगर आपने अक्षांश रेखाओं को देखा होगा तो कुछ पोल्स पर क्या है इतनी छोटी रहती है और वहीं अगर भूमध्य रेखा को देखा तो इतनी बड़ी रहती है। तो उस तरीके से क्या है लॉन्गिट्यूड क्या है समान रेखाएं रहती हैं, हर जगह पर एक जैसी रहती हैं। अगर हम पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट 2 हेमिस्फीयर में काट दें, इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं की हेल्प से 0 डिग्री इक्वेटर से एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बनाया था, एक साउथर्न हेमिस्फीयर बनाया था, उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड है इसकी मदद से हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम अपनी धरती को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरीके से, तो
ये जो जगह है इसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन, यानी कि इस जगह से ही हम पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटते हैं। यानी कि इधर वाला जो हिस्सा रहेगा उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे और इधर वाला जो रहेगा उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे, जिनका हिंदी में नाम पूर्वी गोलार्ध एंड पश्चिमी गोलार्ध है। ये जो प्राइम मेरिडियन है ये यहीं पर ही रुकती नहीं है, इसको अगर हम आगे क्रॉस करें, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से अगर ये हमारी जैसे प्राइम मेरिडियन है, इसको हम आगे भी अगर क्रॉस करते हैं तो ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन बनाती है, यानी कि ये 180 डिग्री पर बनाती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी को दो हिस्सों में जब हमने डिवाइड किया था तो दो गोले बने थे, एक ये 180 डिग्री का बन गया और दूसरा ये 180 डिग्री का बन गया। तो इस तरीके से दोनों को मिला के 360 बनता है। ऐसे ही सेम इसके अंदर भी बना है, यानी कि इधर का जो हिस्सा 180 डिग्री वाला, इसको तो हम बोल देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाले गोले को बोल देते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम में कैसे संबंध है, यानी कि देशांतर और समय के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा, एक गोले को देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमारी पृथ्वी गोल है और उसको हमने 360 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करके रखा है, और एक जो सर्कल लगाती है पूरी पृथ्वी वो एक दिन में लगाती है। यानी कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री हमारा था, ये दोबारा 0 डिग्री अगले दिन आएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो पृथ्वी घूमती है वो एक दिन में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है 360 डिग्रीज। वहीं अगर हम एक घंटे में देखें तो हमारी जो पृथ्वी घूमती है वो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 15 डिग्री हमारी धरती घूमती है वो एक घंटे यानी कि 60 मिनट में घूमती है, और अगर 1 डिग्री को हम देखते हैं तो ये 4 मिनट में ही घूम जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री भी अगर धरती घूमती है तो वो समय लेती है 4 मिनट का। अब जो हमारी जो धरती है वो घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे कि ये सूरज है यहाँ पर और हमारी धरती घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ के जो रीजन्स हैं, यानी कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के जो रीजन्स हैं उसमें दिन पहले निकलेगा, वहीं जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जो रीजन्स हैं उसमें दिन बाद में निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर सूरज निकल रहा है तो पहले यहाँ पर आएगा, फिर ये घूमती रहेगी धरती, तो इस तरीके से हर जगह दिन निकलना शुरू हो जाएगा लास्ट तक। और हर एक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कर लिया। अब हम टाइम का पता लगाते हैं। इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, यानी कि इसको हम मेन मेरिडियन मानते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन हम यहीं से ही मान के चलते हैं। अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो इस 10 डिग्री पर उस टाइम पर कितने बज रहे होंगे और इस 10 डिग्री पर उस टाइम पर कितने बज रहे होंगे, इसका पता लगाते हैं। तो होगा क्या कि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 10 डिग्री है, यानी कि 10 गुना में 4, यानी कि 1 डिग्री का 4 मिनट रहता है, तो 10 डिग्री का 40 मिनट हो गया सीधा। तो यहाँ पर जो टाइम रहेगा, अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर होगा 12:40, क्योंकि ये पहले ही उसमें 12 बज चुके होंगे और ये सूरज के सामने पहले ही आ चुकी होगी, इसलिए यहाँ पर क्या है, टाइम थोड़ा बढ़ गया है। ये हमेशा आगे रहता है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो हमेशा आगे रहता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर से। और यहाँ पर अगर हम टाइम का पता लगाएं तो 10 गुना में 4 यानी कि 40 मिनट ही ये रहेगा, लेकिन ये पीछे रहेगा और यहाँ पर बज रहे होंगे उस टाइम पर 11:20। इसी तरीके से पूरी अर्थ के ऊपर टाइम का चेंज रहता है। अब हम देखते हैं अपने इंडिया की टर्म में। हमारा जो इंडिया है, इंडिया में से 82.5 डिग्री के कोण पर ही अपना लॉन्गिट्यूड काटती है इंडिया को। अगर 82.5 डिग्री पर काटती है और ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसका ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट टर्म है। 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा इंडिया पड़ता है। तो अगर 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा इंडिया पड़ता है तो ग्रीनविच टाइम से अगर कंपेरिजन करें तो हमारे इंडिया में उस टाइम पर कितने बज रहे होंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 82.5 डिग्री गुना में 4 मिनट, सीधा सा हिसाब है, तो 5.5 घंटे के समथिंग ये आगे हो जाता है। अगर ग्रीनविच में उस टाइम पर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि हम आगे रहते हैं हमेशा इसलिए। तो इस तरीके से ग्रीनविच का जो टाइम है, मान के चलो यहाँ पर 12 नून है, ये हमारा प्यारा भारत है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया। यहाँ पर क्या है, 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। वहीं अगर 180 डिग्री को अगर हम देखते हैं, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। सबसे पहले तो ये 180 डिग्री पर प्रेजेंट जो लॉन्गिट्यूड रहती है, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं और ये टेढ़ी मेढ़ी रहती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से डेट चेंज होती है और जो भी कंट्रीज इसके अंडर में आ रहे होते हैं, अगर इसको सीधा खींच देते तो एक कंट्री में 2 डेट तो नहीं रह सकती ना। इसी की वजह से इसको कन्वीनियंस के लिए इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया है। और यहाँ से अगर हमने, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर अगर 12 बज रहे होंगे
दोपहर में, तो यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, यानी कि पूरा का पूरा 12 घंटे का अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री है और 180 डिग्री गुना में 4 कितना होता है 720 मिनट्स, यानी कि 720 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाते हैं पूरे के पूरे 12 घंटे। अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, और उसी की वजह से अगर यहाँ रात के 12 बज रहे होंगे तो आपको पता है रात के अगर 12 बजते हैं तो डेट चेंज हो जाती है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या है, डेट चेंज हो जाती है। ये एक डेट का काफ़ी बड़ा लॉस है। जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई जहाज़ है और ये सामान लेके जा रहा है इधर की तरफ, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ पर मान के चलो 21 तारीख थी, तो ये तो पीछे चलता रहता है इसका टाइम, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस कर गया। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर पूरा एक दिन का लॉस इसको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 21 तारीख चल रही थी तो यहाँ पे इसको 20 तारीख मिलेगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है और अपना प्राइम मेरिडियन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत से कंट्रीज के यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि आपने रसिया को देखा होगा। तो हम देखते हैं रसिया की कंडीशन। जैसे बहुत से कंट्रीज बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि रसिया है। रसिया यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। इतने बड़े रीजन्स में अगर हम एक टाइम जोन रखेंगे तो वो कभी भी सही नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया है, इसमें काफ़ी 11 घंटे के समथिंग अंतर आता है। अगर यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में देखा जाए टाइम को, तो ऑलमोस्ट 11 घंटे का अंतर आता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जो पूरे कंट्री को 11 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया फॉर कन्वीनियंस, जिससे कि अगर मान चलो यहाँ पर कोई सूरज उग रहा है तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर रात हो रही हो और यहाँ पर दिन निकल रहा हो। अब हम देखते हैं अपने इंडिया को। इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है, यानी कि वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अलग लॉन्गिट्यूड रहेगी, यहाँ पर अलग लॉन्गिट्यूड रहेगी, लेकिन हमने क्या है सिर्फ 82 डिग्री जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, उसी लॉन्गिट्यूड को हमने एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने मान लिया है, और इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन को हमने पूरे ऑल इंडिया में एज ए स्टैंडर्ड टाइम घोषित कर दिया है। यानी कि जब दोपहर के यहाँ पे 12 बजेंगे तो यहाँ पर भी दोपहर के 12 बजेंगे और यहाँ पर भी दोपहर के 12 बजेंगे। अगर ऐसे कंपैरिजन करके देखा जाए तो हमारे टाइम में यानी कि ईस्ट और वेस्ट कॉर्नर पे 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आता है। अगर यहाँ पर देखा, आपने सुना ही होगा, अरुणाचल के अंदर 4 बजे दिन निकल जाता है, वहीं गुजरात के अंदर क्या 6 बजे दिन निकलता है। तो इसका जो अंतर है ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो ये अंतर को हमने नेगलेक्ट कर दिया और हमने सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है उसको हमने मान लिया और उसी के बेसिस पे ऑल इंडिया में एक ही टाइम बता दिया, जिससे कि हमें बार बार अपनी घड़ी का जो टाइम है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर हम बड़ी कंट्रीज को देखो, जैसे कि रशिया है। रशिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है, जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे। तो इतने बड़े टाइम जोन्स को आप एक टाइम जोन नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी अंतर आता है, ऑलमोस्ट 10-11 घंटे का अंतर आता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो टाइम जोन्स बना लिए। हर एक रीजन्स में क्या है 11 टाइम जोन्स इन्होंने बना रखे हैं। तो इनको अगर यहाँ से कोई ट्रेन चलती है और यहाँ पर आना हो तो इनको बार बार उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग अपनी घड़ी में टाइम मिलाना पड़ेगा। यही दिक्कत आती है एक कंट्री में डिफरेंट टाइम जोन्स होने से। लेकिन इंडिया के पास ऐसा नहीं है। इंडिया का क्या है कि सिंगल टाइम जोन है और इसी को हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन माना है, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है इतना बड़ा नहीं है जितना रसिया है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।